प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्राचीन भारत, जिसका प्रमुख शीर्षक है उत्तर एवं दक्षिण भारत में महापाषाण युग, बीए फर्स्ट ईयर। पहले हमने पढ़ा था जो प्राचीन भारत में 3 काल है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। उसके बाद हमने लोह युग भी पढ़ा था और इसी कड़ी में आगे अब है महापाषाण युगीन संस्कृति और विशेष संदर्भ में पाठ्यक्रम के अनुसार उत्तर एवं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में लोह युग के विषय में अधिकांश जानकारी महापाषाण कालीन कब्रों से मिलती है। महापाषाण से अर्थ उस काल से है जब मृतकों को आबादी से क्षेत्र दूर शमशान घाट में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में इस प्रकार से दफनाने की परंपरा लोह युग के साथ प्रारंभ हुई। महापाषाणकालीन संस्कृति दफनाने के लिए इस तरीके की जानकारी महाराष्ट्र में नागपुर के पास, कर्नाटक में मास्की, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा तथा तमिलनाडु में अदिनाचुल तथा केरल में पाई है। महापाषाण ये दफनाने के तरीके ने बस्तियों की योजना को प्रभावित किया, क्योंकि इन समुदायों ने अपने मृतकों को बस्तियों से अलग हटकर दफनाना प्रारंभ किया। परंतु खेतिहर उन्हीं फसलों को उगाते रहे और पशुपालक भी पुरानी पद्धति पर चलते रहे। लेखन की परंपरा शुरू होने पर धीरे धीरे विकास के इस चरण का विलय दक्षिण भारत के ऐतिहासिक काल में हो गया। महापाषाणकालीन शवों को दफनाने के कई तरीके देखने में आते हैं। कभी कभी मृतकों की हड्डियां बड़े कलशों में जमा करके गड्ढे में दफनाई जाती थी। इस गड्ढे को ऊपर पत्थरों से या केवल पत्थर से ढक दिया जाता था। कभी कभी दोनों ही तरीके अपनाए जाते थे। कलश तथा गड्ढों के कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। कुछ शवों को पकई हुई मिट्टी की शव पेटिकाओं में भी रखा जाता था। कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां मृतक दफनाने के गड्ढे पत्थरों से बनाए गए। ग्रेनाइट पत्थरों की पट्टिकाओं से बने ताबूत नुमा कब्रों में भी शवों को दफनाने के उदाहरण मिले हैं। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं। पहला है संगोरावर्त, दूसरा ताबूत, तीसरा मैनहरी, चौथा है महापाषाण तुम्ब। तो संगोरावर्त क्या था, आइए उसको जानें। प्रथम, सांगोरावर्त। इस प्रकार के महापाषाण अनेकों गोलाकार पत्थरों को सम्मिलित कर बने होते हैं। इन संगोरावर्तों को देखकर लगता है कि उस समय पहले शव को लोहे के औजारों, मृति का पात्र या कलश और पालतू जानवरों की अस्थियों के साथ दफना दिया जाता था। उसके बाद समाधि के चारों ओर गोल पत्थरों को जड़ दिया जाता था। इस प्रकार के संगोरावर्त नया कुंड, बोरगांव महाराष्ट्र तथा चिंगलपेट तमिलनाडु में मिलते हैं। द्वितीय है ताबूत। यह भी अंत्येष्टि की एक विधि है। इसमें पहले शव को दफनाकर चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों के खंभों से घेर दिया जाता था। फिर इन खंभों के ऊपर एक बड़ी पत्थर की सीढ़ी रखकर समाधि पर छाया छत्र जैसी आकृति बना दी जाती थी। इस प्रकार की महापाषाण युगीन समाधियां उत्तर प्रदेश के बांदा और मिर्जापुर जिलों में मिलती है। तीसरी है मैनहरी। इस प्रकार की समाधियों में शव को गाड़कर उसके ऊपर एक बड़ा सा स्तंभकार स्मारक पत्थर लगा दिया जाता था, जो कि उस स्थान पर समाधि होने का संकेत देता था। उन स्तंभकार पत्थरों की लंबाई 1.5 मीटर से 5.5 मीटर तक पाई जाती है। इस प्रकार की समाधि कर्नाटक के मास्की और गुलबर्गा क्षेत्रों में मिलती है। चौथा है महापाषाण तुम्ब। इस प्रकार की समाधियों के निर्माण में सर्वप्रथम पत्थर की पट्टिकाओं से घिरे हुए चबूतरे जैसे स्थान पर शव एक पत्थर की सीढ़ी पर रख दिया जाता था। फिर शव के चारों कोनों पर स्थित खंभों पर एक और पत्थर की पट्टिका स्थित कर दी जाती थी। उपरोक्त बनावट मेज के आकार का आभास देती है। इस कारण इस प्रकार की समाधियों को तुम्ब कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्थर की मेज। इस प्रकार की समाधियां कर्नाटक के ब्रह्मगिरी तथा तमिलनाडु के चिंगलपेट नामक स्थानों से प्राय
मिलती है। उपरोक्त जो 4 प्रकार की समाधियाँ हमने पढ़ी है, भारत में महापाषाण युगीन परंपराओं की प्रतिनिधि स्वरूप दृष्टिगोचर होती है। इन चारों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार भी भारत के कुछ क्षेत्रों में पाए गए। महापाषाण युगीन संस्कृति का उदय प्रथम सहस्त्र शताब्दी यानी प्रथम सदी में प्रारंभ से कुछ पहले होने के प्रमाण मिले हैं। बाद की कई शताब्दियों तक यह परंपरा जारी रही। कुछ विद्वानों का मत है कि महापाषाण युग के लोग एक ही सांस्कृतिक समूह में नहीं थे तथा दक्षिण भारत कब्रों पर कई क्षेत्रों के प्रभाव के कारण ये कब्रें कई संस्कृतियों का मिश्रण प्रतीत होती है। विद्वानों की मान्यता है कि ये कब्र स्थल एक ऐसी स्थिति में अस्तित्व में आए जब उत्तर व दक्षिण के विभिन्न समुदायों में मेल जोल की प्रक्रिया काफ़ी अधिक थी। इन क्षेत्रों में खेती और पशुपालक समुदाय लोहे के प्रयोग से काफ़ी पहले मौजूद थे। इन समुदायों की मृतकों को दफनाने की बहुत सी रस्में लोह युग तक जारी रही। मिट्टी के पात्रों में शव को दफनाने की परंपरा ताम्रपाषाण युगीन इनाम गांव में प्रचलित थी। महापाषाणीय दफनाने के बहुत से तरीके संभवतः स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं से लिए गए थे। कब्रों से प्राप्त बहुत सी वस्तुएं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित क्षेत्रों के साथ संबंधों की ओर संकेत करती है। कुछ विशेष प्रकार के बर्तन हैं, जैसे पायों वाले प्याले जो इन कब्रों में पाए गए। बहुत कुछ उन प्यालों की तरह है जो भारत के उत्तर पश्चिम और ईरान में इससे भी पुरानी कब्रें में मिले हैं। इसी तरह घोड़े की हड्डियां और घोड़े के प्रयोग के संबंध में भी वस्तुओं का यहाँ मिलना इस ओर संकेत करता है कि घुड़सवारों वाले लोग इस क्षेत्र में पहुँच गए थे। घोड़ों को दफनाने के उदाहरण नागपुर के निकट जूना पानी से प्राप्त होते हैं। ये महापाषाणीय उदाहरण विशेष रूप से मृतकों के अंतिम संस्कार के तरीके देशी और विदेशी परंपराओं का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। महापाषाण युग के सभी स्थल विदर्भ में नागपुर के समीप जूना पानी से लेकर दक्षिण में आदिनाचलूर तक लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र में लोहे की वस्तुएं समान रूप से पाई गई। लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे चपटी लोहे की कुल्हाड़ियाँ जिसमें पकड़ने के लिए लोहे का दस्ता होता था, फावड़े, बेल से, खुरपी, कुदालें, हंसिए, फरसे, फाल, सबल, बरसे, छुरे, छेनी, तिप्पाइयाँ, स्टैंड, तस्तरियाँ, लैंप, कटारें, तलवारें, तीर के फल तथा बरसे के फल, त्रिशूल आदि प्राप्त हुए। इन औजारों के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई है, जैसे घोड़े के सामान जिसमें लगाम का लोहे का वह हिस्सा जो घोड़े के मुंह में होता है, फंदे के आकार वाली नाक तथा मुंह पर लगाने वाली छड़ें आदि। धातु की अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में पशुओं की गर्दन में बांधी जाने वाली ताम्र व कांस्य की घंटियां प्राप्त हुई है। इस प्रकार केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से प्राप्त महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ यह इंगित करती है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रचलन हो गया था। प्रारंभ में लोह धातु का प्रयोग अस्त्रों शस्त्रों के निर्माण के लिए मुख्यतः किया गया। चित्रित धूसर मर्त भांड के साथ लोहे के जो उपकरण मिले हैं उनका उपयोग सीमित कार्य के लिए ही किया गया। इसी प्रकार महापाषाणीय समाधियों के निर्माताओं ने भी अपनी तकनीकी पटुता का उपयोग पाषाण की समाधियों के निर्माण में किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मात्र तकनीकी जानकारी से ही आर्थिक स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं हो जाता, इसके लिए उपयुक्त राजनीति तथा सामाजिक पृष्ठभूमि की भी आवश्यकता पड़ती है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ समय पहले भारत जो है वो उत्तरी भारत में लोहे का प्रयोग अपेक्षाकृत विस्तृत पैमाने पर किया जाने लगा। लोह उपकरण प्रयोग की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित होने लगी थी। विद्वानों ने ऐसी संभावना व्यक्त की है कि प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो माता बुद्ध के आविर्भाव के समय गंगा की घाटी में उत्पन्न हुई, वह लोह तकनीक के प्रसार पर प्रधान रूपेण आधारित थी। लोह धातु की शोधन की तकनीक के दक्षिण बिहार के लोह अयस्क से समृद्ध क्षेत्रों में पहुंचने के बाद व्यापक पैमाने पर लोह उपकरण का निर्माण प्रयोग संभव हुआ। कृषि कार्य में लोह उपकरणों के प्रयोग के फलस्वरूप
मध्य गंगा की घाटी की कछारी मिट्टी वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक खेती करना संभव हो सका। गांगेय क्षेत्र के सघन वनों को साफ करके धान, गन्ना, कपास, गेहूं तथा जौ आदि की खेती बड़े पैमाने पर की जाने लगी। लौह तकनीक के व्यापक प्रचलन का प्रभाव कृषि कार्य में ही नहीं बल्कि घरेलू धंधों और वास्तुकला पर भी पड़ा। इस प्रकार दक्षिण भारत के प्रारंभिक कृषि समुदायों की बस्तियां 3वीं शताब्दी दक्षिण पूर्व में दिखाई देती है। यहाँ हमें आखेटक संग्रहण अर्थव्यवस्था से खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था की और क्रमबद्ध विकास के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नरी, कावेरी नदियों के निकट बसावट हो चुकी थी। यह क्षेत्र शुष्क खेती और चरवाई के लिए उपयुक्त थे। इस प्रकार इस युग में पत्थरों की कुल्हाड़ियाँ जो कि घिसाकर व चमकाकर तैयार की गई थी का उपयोग हुआ। इस युग का उपयोग पत्थरों की कुल्हाड़ियों का उद्योग कहा गया। ज्वार बाजरा की खेती का प्रचलन था। यह अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पशुपालन पर आधारित थी। वस्तुतः दक्षिण भारत में प्रारंभिक कृषि समुदाय में खेतीहर समुदाय की प्राचीनतम बस्तियां प्रथम चरण का प्रतिनिधित्व करती है। द्वितीय चरण में ताम्र एवं कांस्य औजारों की प्राप्ति होती है तथा तृतीय चरण में इसका बहुलता दिखाई देती है। इस प्रकार 2500 से 1800 ईसा पूर्व और 1800 से 1500 ईसा पूर्व तथा 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लिए निर्धारित किए गए हैं। तृतीय चरण के अंत में भारत में लौह युग की शुरुआत हुई 1000 ईसा पूर्व के आसपास। दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां लौह युग तक अपना अस्तित्व बनाए रखती है। उत्तरी दक्कन यानी महाराष्ट्र में ये ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां लौह युग में बनी रही। दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हल्लूर, बोयमपल्ली आदि क्षेत्र में ऐसी स्थिति है। दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण पिकलीहल तथा हल्लूर की खुदाई और संभवतः ब्रह्मगिरी के दफनाने, शव दफनाने तथा गड्ढों के आधार पर चिन्हित किया गया। इन समाधानों के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं, काले तथा लाल मर्दबांड तथा फीके रंग, भूरे रंग तथा लाल मर्दबांड प्राप्त हुए। कुछ हद तक फीके रंग हुए भूरे तथा लाल मर्दबांड जोर व मर्दबांड के समरूप है। इसी प्रकार के पाषाण टेकवाड़ा महाराष्ट्र से भी प्राप्त हुए हैं और कुछ बस्तियों में पत्थरों की कुल्हाड़ियाँ, फलक मिले हैं। मध्य गंगा की घाटी इस क्षेत्र में प्रमुख स्थल पांडुर राजा डिब्बी, महिषादल, चिरांद, सोनपुर है। यह अवस्था पिछली ताम्रपाषाण युगीन अवस्था के क्रम में आती है जिसमें काले लाल मर्दबांड देखने को मिलते हैं। लोहे का प्रयोग जरूर नवीन रूप में रहा है। महिषादल में लौह युग स्तर पर सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। यहाँ से धातुमल के रूप में लोहे की स्थानीय ढलाई का प्रमाण मिलता है। महिषादल में लोहे की तिथि 750 ईसा पूर्व के आसपास है। इस प्रकार उत्तरी भारत में भी चित्री धूसर मर्दबांड संस्कृति महापाषाणी क्षेत्र की विशेषता है। उत्खनन लौह युक्त उत्तर अहिच्छत्रपुर, आलमगीरपुर, अंतरजी खेड़ा, हस्तिनापुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, नोह, कांपिल्य, जखेड़ा आदि से प्राप्त हुए हैं। चित्रित धूसर मर्दबांड महीन चूर्ण से बने हैं। ये चाक से निर्मित है। इसमें अधिकांश प्याले और तस्तरियाँ है। मर्दबांडा का पृष्ठ भाग चिकना है तथा रंग धूसर से लेकर राख के रंग के बीच है। इनके बाहर तथा अंदर की तल दोनों ही काले और गहरे चॉकलेटी रंग से रंगे हुए हैं। खेती के उपकरण को जखेड़ा में लोहे की बनी हंसिया और कुदाली प्राप्त हुई है। हस्तिनापुर के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों में लोहे की वस्तुएं मिली है। केवल अंतर्जी का खेड़ा से ही 135 लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। हस्तिनापुर और अंतरजी खेड़ा में उगाई जाने वाली फसलों के प्रमाण मिले हैं। हस्तिनापुर में केवल चावल और अंतरजी का खेड़ा में गेहूँ, जौ के अवशेष मिले हैं। हस्तिनापुर से प्राप्त पशुओं की हड्डियों में घोड़े की हड्डियाँ भी शामिल है। इस प्रकार भारत में महापाषाण युगीन संस्कृति की विशेषता रही है और यहाँ जो हमें मिले हैं 1000 ईसा पूर्व के आसपास, इसके बाद और प्रथम सहस्राब्दी तक, तो ये हमें महापाषाण युगीन संस्कृति की विशेषता बताते हैं।
इस प्रकार महापाषाण युगीन संस्कृति का उदय कई सदियों पहले हो चुका है, ये प्रमाण मिले हैं।